अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है सर्कुलर मोशन का। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं, तो उसमें हमने देखा था जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो रहता है सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, वो रहता है सेम। सिर्फ क्या चेंज होती है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है बस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो रहता है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। तो फिर चेंज क्या होता है? चेंज होता है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे हम कहेंगे तो यहाँ होगी एक्सेलरेशन, यहाँ होगी एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, यह सेंटर ओ, एक बॉडी फॉर एग्जांपल पॉइंट पी पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो यहाँ पे हम डालेंगे टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर फिर यही ऑब्जेक्ट ये पोर्शन कहाँ पे? पॉइंट क्यू पे। तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ ये निकालेंगे वेलोसिटी तो यहाँ पे हम डालेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम देखेंगे हर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहता है सेम। तो ये किस में होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो उसका इसका जो दूसरा पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसमें क्या होता है? उसमें दोनों चीजें मतलब चेंज होती है। एक तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन तो होगी चेंज। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर यहाँ हम कहेंगे जो भी क्वांटिटी होगी इसमें दो कंपोनेंट्स होगी। वेक्टर क्वांटिटी जो होगी इसमें होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है इसमें भी होंगे दो चीजें, एक तो होगा इसमें मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी इसमें डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है, खाली जो जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं वेलोसिटी, उसको हम बोलेंगे स्पीड भी। स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड ही को हम बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम स्पीड को ऐड करेंगे डायरेक्शन तो ये बन जाती है वेलोसिटी। ठीक है, ये बन जाती है वेलोसिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों में से एक ही चीज चेंज होती है, वो है डायरेक्शन। स्पीड रहती है कांस्टेंट। तो अगर दोनों में से एक भी चीज इसमें से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे है एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? एग्जिस्ट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब हम कहेंगे मतलब एग्जिस्ट होती है? जब वेलोसिटी होगी चेंज। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होती है? डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी किसमें? वन डायमेंशनल मोशन में। तो हम कहते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जब चेंज हो जाएगी तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। तो एक्सेलरेशन कब प्रेजेंट होती है? जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है? वो डायरेक्शन की वजह से होती है, ना कि मैग्नीट्यूड की वजह से होती है चेंज। तो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में है ये एक्चुअली होती है दो टाइप्स की। एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक्सेलरेशन कितने टाइप्स की होती है? एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में दो टाइप्स की। जो पहली एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरी एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दो सर्कुलर मोशन में हम दो टाइप्स की एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक जो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, वो ये दो एक्सेलरेशन हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे? हम पढ़ रहे हैं कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वहां सिर्फ एग्जिस्ट करती है कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पे हम खाली पढ़ेंगे कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होती है, यहाँ पे खाली क्यों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो जो कौन सी एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वहां पे दोनों एक्सेलरेशन होती है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी वहां और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी वहां। लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम किस एक्सेलरेशन को, मतलब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वेलोसिटी चेंज होती है, तो किसकी वजह से होती है चेंज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो किसकी वजह से एग्जिस्ट करेगी, चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से। चेंज ऑफ डायरेक्शन जो यहाँ पे होती है, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वो एग्जिस्ट होती है। और जो कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो किसकी वजह से एग्जिस्ट होती है, जब चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा, तब हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। तो जब क्या डायरेक्शन चेंज होगी तब हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगी। और जब क्या होगा चेंज, मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा तब हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, वो रहता है कांस्टेंट। जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये रहेगा कांस्टेंट, तब हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फिर एग्जिस्ट कौन करेगी यहाँ पे, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है, जब डायरेक्शन में चेंज आएगी तब ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें हम खाली क्यों पढ़ते हैं, कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वहां पे दोनों चीजें चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। तो फिलहाल हमने पढ़ी कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट तब करेगी जब चेंज इन डायरेक्शन होगी, चेंज ऑफ, जब पार्टिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज होगी तब एग्जिस्ट करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हम इसका जो सेंट्रीपिटल की एक्सप्रेशन या वैल्यू है इसका, वो हम डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये है ऑरिजिन और ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल है कहाँ पे, ये है पॉइंट पी पे, यहां से यहां तक है ये रेडियस आर। ठीक है, ये कहाँ पे था, पॉइंट पी पे। अगर हम यहाँ पे मैं देखूंगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा, मैं डालूंगा यहाँ पे, सिंपली मैं डालूंगा टेंजेंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी उसको मैं नाम रखूंगा v1, यहाँ तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही पार्टिकल जो है ये किसी, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद ये पहुंचा कहाँ पे, ये पहुंचा पॉइंट क्यू पे, ये पहुंचा पॉइंट क्यू पे, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी क्या होगी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी होगा आर, क्योंकि रेडियस तो सेम होगा हर जगह। तो ये लीजिए आप, ये यहाँ पे आर है। और अगर मैं अब यहाँ पे निकालूंगा क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ से होगी, वो यहाँ पे मैं टेंजेंट डालूंगा ऐसे, तो ये होगी यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे होगी वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे बना थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा थीटा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो है फॉर एग्जांपल डेल एस। ठीक है, ये यहाँ पे डेल एस है। तो होप आपको ये सिचुएशन समझ आई होगी। तो अब अगर मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक तो वेक्टर v1 और वेक्टर v2। अब अगर मैं इनकी जो टेल है, वेक्टर v1 की टेल और वेक्टर v2 की टेल, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पर वेक्टर v1 और ये है यहाँ पर वेक्टर v2, इनकी टेल जो है ये मैंने ज्वाइन करी। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा
जो ये एंगल यहाँ पे ये एंगल है V1 और V2 के दरमियान, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर थीटा के बराबर। जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, और इनके दरमियान एंगल है थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या एक वेक्टर डालूंगा या लाइन डालूंगा, ये इसके साथ बनाता है 90 डिग्री एंगल, और इस पे भी क्या डालूंगा, मैं एक वेक्टर डालूंगा, तो इसका भी यहाँ पे जो एंगल है वो भी है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना एंगल है? 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के दरमियान कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो जो यहाँ पे एंगल होगा, तो वही एंगल होगा इन दो के दरमियान। जो ये वेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर ये V1 है, ये V2 है, तो इनके दरमियान भी थीटा ही एंगल होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा जो V1 और V2 के दरमियान एंगल होगा वो होगा थीटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अगर आपको पता है जो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो है सेम। तो V1 किसके बराबर होगा? V1 विल बी इक्वल टू V2, क्योंकि इनका जो वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम है, खाली चेंज होगी डायरेक्शन। तो इसका मतलब है V1 होगा किसके बराबर? V2 के बराबर। अब यहाँ से मैं एक वेक्टर डालूंगा, फॉर एग्जांपल ऐसे डेल V, मैं इसका नाम रखूंगा। डेल V क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये V2 है, ये है V1, ये दो वेक्टर्स हैं, और यहाँ से मैंने एक वेक्टर डाला ऐसे, तो इसका नाम रखा मैंने डेल V, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर A है, और इस जो यहाँ पे हेड है, यहाँ से मैंने एक और वेक्टर डाला, यहाँ पे वेक्टर B, तो इसका हेड और इसकी टेल ये इन्होंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया, टच है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसे हम डालते हैं? वो होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो रिजल्टेंट है ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू A प्लस B। अब अगर यहाँ पे भी हम ट्रायंगल आप अप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसे, दूसरा वेक्टर है ऐसे, इसकी टेल और इसका हेड क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो होगा V2। V2 विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाइए, हमारे पास ये है यहाँ पे एक ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखूंगा इसका नाम OP, स्मॉल p और स्मॉल q। अब अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये थीटा का वैल्यू करूंगा क्या, अगर मैं थीटा का वैल्यू अप्रोच करूंगा टू 0 डिग्री, यानी कि थीटा में चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर मैं ये थीटा कम करूंगा, तो ये जो R है, ये वेक्टर, ये कहाँ की तरफ आएगा? ये अप्रोच करेगा इस तरफ। जब मैं थीटा का वैल्यू क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा, या टाइम का वैल्यू मैं करूंगा डिक्रीज, 10 टू करूंगा 0, यानी कि टाइम का वैल्यू मैं बहुत छोटा रखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तब होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कर्व्ड लाइन है। इसको स्ट्रेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं थीटा का वैल्यू करूंगा छोटा, ताकि ये पॉइंट अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यह नजदीक आएगा, तो कर्व का वैल्यू क्या, ये स्ट्रेट हो जाएगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे बनेगा ये ट्रायंगल फिर, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये एनलार्ज किया है, तो फॉर एग्जांपल ये है एक और साइड, फॉर एग्जांपल ये है डेल S, ये यहाँ पे बना अब स्ट्रेट। अब अगर मैंने क्या, ये तब ये कंडीशन पॉसिबल है जब मैं थीटा का वैल्यू 0 करूंगा, 0 नहीं कंप्लीट करूंगा, यानी कि 10 टू 0 करूंगा, और या टाइम का वैल्यू में 0 के नजदीक दूंगा। अब मान लीजिए तब क्या होगा, तब ये आएगी स्ट्रेट लाइन। तो आप अगर देखेंगे, तो ये यहाँ पे बना ट्रायंगल, ये यहाँ पे बना ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है यहाँ की तरफ, और दूसरा जो ये वेक्टर अब ये साइड बना, ये ट्रायंगल का, इसकी डायरेक्शन मैंने रखी ऐसे डेल S की, ये क्या है यहाँ पे डेल S, और ये R, दूसरा R। अब अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड ये बराबर है, ठीक है, ये साइड और ये दोनों साइड V1 इज इक्वल टू V2 जो हमने देखा, और ये क्या है रेडियस R, ये भी R, और R ये भी क्या है सेम, R इज इक्वल टू R। तो इस ट्रायंगल के भी दो साइड इक्वल है। और अगर मैं देखूंगा ये यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ये किसके बराबर है? ये इस थीटा के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये क्या है? ये होंगे सिमिलर, ये होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स, जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स में। जब भी दो ट्रायंगल्स के अगर उनके दो साइड्स, यानी कि इसके दो साइड बराबर होंगे और इसके दो साइड्स भी आपस में बराबर होंगे, और इसका एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो अब हम कहते हैं ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स।
तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, वो होता है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइड लूंगा पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, और ओपी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये ओपी का ओपी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक थ्योरम है, वहां पे हम देखते हैं जो पी क्यू है, इसका पी क्यू, इसका रेशियो किसके साथ, ओपी, यानी कि पी क्यू डिवाइडेड बाई ओपी, ये किसके बराबर होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, यानी कि पी क्यू, इस पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये पी क्यू, इट विल बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ओपी, ओ स्मॉल पी। तो ये यहाँ पे आपको समझना होगा, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब अगर हम देखेंगे ओपी पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, डेल्टा एस डिवाइडेड ओपी किसके बराबर है, ओपी है आर के बराबर, इक्वल टू यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू है बराबर डेल वी के बराबर, डेल वी डिवाइडेड बाई ओपी किसके बराबर है, ओपी इज इक्वल टू वेलोसिटी v1। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखूंगा इसका वैल्यू v, तो ये भी क्या होगा v, यहाँ पे रखूंगा v1 में नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे इसका वैल्यू रखूंगा v, तो यहाँ पे भी क्या आएगा वैल्यू v, तो ये है डेल v बाई v, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे डेल s का वैल्यू, यहाँ हम निकालेंगे डेल v का वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे हम, तो डेल s बाई डेल आर किसके बराबर, डेल वी किसके बराबर आएगा, डेल वी विल बी इक्वल टू वी आएगा यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये आएगा v बाई आर इंटू डेल एस, डेल वी बी इक्वल टू डेल वी विल बी इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल एस। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, किससे, डेल टी से हम डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड डेल वी टी टू किसको हम करेंगे डिवाइड, डेल वी को भी डिवाइड करेंगे और डेल एस को भी डिवाइड करेंगे, तो हमें आएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी। तो डेल टी मैंने यहां से भी डिवाइड किया और यहां से भी डिवाइड किया। तो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं लिमिट दूंगा यहाँ पे, डेल टी टेंड टू जीरो करेंगे हम, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को दूंगा, मैं लिमिट दूंगा, डेल टी को मैं अप्रोच करूंगा टुवर्ड्स जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे आएगा डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या है v बाई आर, लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो, यहाँ पे अंदर फिर क्या है v बाई आर और डेल एस बाई डेल टी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब हम लिमिट देंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ यहाँ से लिमिट, तो जो v बाई आर है, v बाई आर को मैं बाहर निकालूंगा, जो लिमिट है वो किसको लगेगा, डेल एस बाई डेल टी को, v बाई आर लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस बाई डेल टी, तो यहां से क्या है लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी बाई डेल टी। तो आपको पता है जब हम लिमिट देंगे डेल टी को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये टर्म ये कन्वर्ट हो जाएगी डी वी बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया। v बाई आर, तो लिमिट डेल टेंड टू जीरो डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस बाई डेल टी, ये किस में ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी कन्वर्ट डी एस बाई डी टी में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया, या अगर आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा ये, तो आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको पता होगा हमने डी वी बाई डी टी किसके बराबर होता है, ये इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर एक्सेलरेशन के बराबर, इक्वल टू वी बाई आर, ये आएगा ऐसी। डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, ये होता है वेलोसिटी के बारे में बराबर। तो डी एस बाई डी टी के बदले में लिखूंगा वी, तो ए इज इक्वल टू वी इंटू वी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर।
तो ये मिला हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू। जो ये एक्सेलरेशन है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आया हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो अब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा ए इक्वल टू हमें पता है v, जो v है v किसके बराबर है, ये हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं v का सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू तो हमें मिलेगा v के बदले में लिखूंगा यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि हमें v स्क्वायर बाई आर है, v के बदले में लिखूंगा आर ओमेगा, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है तो आर ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यह आएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो आया हमें बराबर, तो आर और आर कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ए सी अब मैं लिखूंगा ए सी, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सबस्क्रिप्ट, सी हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी। तो ए सी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया, एक तो रहेगा आर और ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो दो एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब एक और चीज हमें पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पार्टिकल पॉइंट पी पे और ये है इसकी वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो होती है कहाँ की तरफ, वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ से होती है, ये होती है अलोंग द रेडियस, या हम कहेंगे अलोंग द सेंटर। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इसकी डायरेक्शन क्यों होती है सेंटर की तरफ, ये मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये वेलोसिटी यहाँ पे v1 और जो हमने पहली सिचुएशन देखी थी वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है यहाँ पे v2। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ पे थीटा ये बहुत मतलब जीरो के बराबर रख दूंगा, तो क्या होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो पॉइंट P और पॉइंट Q करेंगे कोइंसाइड, ये करेंगे कोइंसाइड, और वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 भी करेंगे कोइंसाइड, यानी कि ये आएंगे अलोंग द सेम डायरेक्शन, v1 और v2 आएंगे अलोंग द सेम डायरेक्शन। जब मैं Q रखूंगा किसके ऊपर कोइंसाइड करूंगा, यानी कि एंगल में जीरो के बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो P और Q करेंगे कोइंसाइड और सिमिलरली v1 और v2 भी करेंगे, क्या करेंगे, कोइंसाइड। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी वो ट्राइंगल देखे थे, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास v1 और ये है हमारे पास v2। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं करूंगा v1, यहाँ से कौन सा वेक्टर था हमें, डेल v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मैं थीटा करूंगा जीरो के बराबर, तो v2 कहाँ से आएगा, v2 करेगा कोइंसाइड, यानी अगर v1 यहाँ से है और v2 भी आएगा यहीं से, तो डेल v की डायरेक्शन क्या होगी, डेल v आएगा ऐसे ही, यानी कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू v1 एंड v2, 90 डिग्री एंगल यहाँ से बनाएगा। तो ये आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर यहाँ पे है v1 और v2, तो डेल v की डायरेक्शन क्या होगी, डेल v की डायरेक्शन होगी यहाँ की तरफ, यानी कि यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री एंगल। जो ये डेल v है, डेल v क्या है, डेल v है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कहेंगे जो डेल v की डायरेक्शन होगी वो है कि वही होगी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर है कोई पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, इस डायरेक्शन होगी, तो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी ये। अब अगर यहाँ पे है कोई पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ये अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल। तो इसके बाद हमें पढ़नी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब किस में है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, सॉरी, एक तो हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे किस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो खाली हम पढ़ेंगे किस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से होती है। तो होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।